नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं। यह एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करता है। हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री का सेट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। आप पिछली वीडियो में जाकर कर देख सकते हैं। अगर यह एमसीक्यू आप पढ़ के जाते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ ये आपको काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि हम एमसीक्यू सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उस एमसीक्यू के पीछे इस एनसीईआरटी में जो भी डिटेल दिया हुआ है उस डिटेल को भी पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको एग्जाम में जो है काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास जो है घूमता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। हम सेट 2 को पढ़ रहे हैं और सेट नंबर 2 के भी हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है? क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है कौन कौन से कदम उठाए गए, वो यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है और उसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट यहाँ पर सिर्फ ईयर जो है गलत दे दिया है। एनसीईआरटी में 1785 दिया हुआ है कि 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने, किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा जो है, हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान जो है के बारे में डिटेल से, पहले कथन को देख लें। तो टीपू सुल्तान ने जो है अपने रियासत यानी मैसूर के अंतर्गत जो है पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी हो, काली मिर्च हो, इलायची का निर्यात रोक दिया, ताकि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा था उसको थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जा सके। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि 1786 ईस्वी यहाँ दे दिया था। 1785 ईस्वी रहता तो ये कथन सही रहता, क्योंकि बाकी सब बातें सही हैं, बस ईस्वी यहाँ पे गलत है। तो कथन 1 गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है कि उसने यानी कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तो हाँ, टीपू सुल्तान के द्वारा जो है फ्रांसीसी व्यापारी के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध विकसित किया गया था, व्यापार वाणिज्य इन सब चीज़ों को लेकर के और भी क्षेत्रों में। तो कथन 2 जो है सही है। कथन तीसरा क्या है कि फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया गया। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है नौसैनिक बेड़ा का निर्माण हो, चाहे और भी सेना के आधुनिकीकरण की बात हो, तो उसमें जो है फ्रांसीसियों की मदद ली गई टीपू सुल्तान के द्वारा। तो ये कथन भी सही है। तो कथन सत्य कथन ही पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 कथन सही है। कथन 1 तो हमने देखा है, यह सत्य है। तो हम थोड़ा सा जो है टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लें। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि इसका जो है ये कहाँ का शासक था? तो दक्षिण का जो राज्य है, दक्षिण राज्य मैसूर, जो कि वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। तो मैसूर का ये शासक था टीपू सुल्तान। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1782 से लेकर के 1799 तक रहा है। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता होता है। और टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर भी कहा जाता था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है शेरे मैसूर कहने के पीछे कहानी। तो शेरे मैसूर भी टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि शेरे मैसूर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की उपाधि दी गई है। और टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। और साथ ही जो है टीपू सुल्तान को संभवतः प्रथम भारतीय शासक माना जाता है जिसने कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। कुछ पॉइंट मैं बोल देती हूँ, आप सिर्फ सुन लेंगे। और टीपू सुल्तान के समय जो है
तीसरे नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि कब से कब तक होता है, 1790 से 92 के बीच में होता है। और 1792 में जाकर के श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो एक तो टीपू सुल्तान के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, तो इस समय तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है मारा ही जाता है। और बाद में जाकर के जब इस समय टीपू सुल्तान मारा जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो यहाँ पर मैसूर पर जो है भाटियार वंश का एक बालक कृष्ण राय होता है, उसको बिठा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और मैसूर पर साथ ही साथ जो है सहायक संधि थोप दी जाती है। मैसूर पर सहायक संधि जो है थोप दी जाती है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इतना कुछ जो है आप टीपू सुल्तान और मैसूर से जुड़ी बातों को आप याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का यहाँ पर भी चयन करना है। पहला कथन क्या है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। तो अभी हमने पढ़ा कि 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा जाता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि बोटियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। तो ये भी हमने पढ़ा कि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, तो फिर अंग्रेजों के द्वारा जो है मैसूर पर बोटियार राजवंश का एक बालक होता है जो कि कृष्ण राय है, उसको जो है बिठा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है मैसूर पर सहायक संधि भी जो है थोप दी जाती है। सहायक संधि भी क्या कर दी जाती है, थोप दी जाती है। और फिर और साथ ही जो है मैसूर की सत्ता एक तरह से अंग्रेजों के हाथ में ही आ जाती है। और तीसरा कथन क्या है कि मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो ये भी कथन सही है, पूरा स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही होने के कारण हमारा आंसर डी हो जाएगा, चूंकि सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सर्वोच्चता की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ की गई थी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और इसके गवर्नर जनरल का आप समय याद रखेंगे, तो 1813 से लेकर के 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल रहता है। और इसी के समय जो है सर्वोच्चता की नीति अपनाई जाती है, और इस नीति का प्रयोग करके एक तरह से जो भी भारतीय राज्य होते हैं, भारतीय रियासत होते हैं, उसको ब्रिटिश राज्य में मिलाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा, और रानी चेन्नम्मा के संबंध में जो कथन दिया हुआ है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। तो हाँ, रानी चेन्नम्मा का संबंध जो है कर्नाटक से है, ये कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तो ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि अहिंसक आंदोलन नहीं किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा, बल्कि हिंसक आंदोलन किया गया था। रानी चेन्नम्मा के द्वारा जो है तलवार उठाने का काम किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। जो भी हमने पढ़ा कि हेस्टिंग्स के द्वारा जो सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई, उस सर्वोच्चता की नीति के तहत जो है ब्रिटिश रियासत में भारतीय रियासतों को, भारतीय राज्यों को मिलाने का काम, अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा था। तो उसी क्रम में जो है रानी चेन्नम्मा का जो राज्य था कर्नाटक का कित्तूर, उसको भी मिलाने का प्रयास जो है किया गया। तो इसी के विरोध में रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया। तो इस कारण से कथन 2 गलत है कि अहिंसक आंदोलन नहीं, बल्कि रानी चेन्नम्मा ने हिंसक आंदोलन किया था। तो कथन 2 गलत है। कथन तीसरा क्या है? तीसरा है कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में ये कथन जो है सत्य है कि रानी चेन्नम्मा ने जब आंदोलन छेड़ दिया, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फलतः जो है 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। तो कथन 1 और 3 सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? सिंध पर, सिंध वाला जो क्षेत्र था, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र था, तो उसमें सिंध पर जो है किस वर्ष कब्जा किया? इसका आंसर
सी हो जाएगा 1843। अभी जो हमने पढ़ा कि हेस्टिंग्स के द्वारा जो है सर्वोच्चता की नीति के तहत जो भी भारतीय राज्य थे उसको ब्रिटिश राज्य में जो मिलाने का काम किया गया, तो उसी नीति का एक तरह से हम कहेंगे ये विस्तार था। और इसी विस्तार के तहत जो है सिंध पर भी कब्जा करने का काम किया गया और ये 1843 में किया गया। और किसके समय किया गया ये भी कभी कभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो 1843 में जो सिंध पर कब्जा किया गया है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो जो है उस समय गवर्नर जनरल होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और 1843 में सिंध पर जो है एलन बरो के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और उस समय मेजर जनरल कौन होता है, तो मेजर जनरल उस समय जो है नेपियर होता है, चार्ल्स नेपियर जो है उसमें मेजर जनरल होता है। और इसी के अधीन जो है पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ जो है एक सेना सिंध भेजी जाती है और उसे जो है उस सिंध को जो है अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो हमारा आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि जो है किस वर्ष जो है किसको मिलाया गया, अधिग्रहण किया गया भारतीय राज्य को ब्रिटिश रियासत में। तो यहाँ पे सहायक संधि दे दिया है, सहायक संधि नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में विलय की नीति दिया गया है कि विलय की नीति या फिर अधिग्रहण की नीति या फिर अधिग्रहण की नीति के तहत जो है ब्रिटिश रियासत में भारतीय राज्यों को जो मिलाया गया, जिसमें कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर शामिल थे। तो यहाँ पर सहायक संधि दे दिया गया एडुटेरिया के द्वारा। यहाँ पे आप विलय की नीति कर लेंगे या फिर अधिग्रहण की नीति। और ये विलय की नीति या फिर अधिग्रहण की नीति जो है कब लाई जाती है, तो ये 1848 से 1856 के बीच में जो है लागू की जाती है। जब गवर्नर जनरल कौन रहता है, गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी रहता है। डलहौजी के शासनकाल में विलय की नीति या फिर अधिग्रहण की नीति लागू की जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विलय की नीति या फिर विलय की नीति, अधिग्रहण की नीति, या फिर एक और भी फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ये भी जो है डलहौजी के द्वारा, यानी कि विलय की नीति ही है जिसको कि मिलाने का काम किया जाता है। तो 1848 से 56 के बीच में डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तो एक का जो है आंसर, इसका आंसर जो है हो जाएगा डी नंबर, कि सतारा को मिलाया जाता है, एक का बी हो जाएगा। सतारा को 1848 में मिलाया जाता है, सतारा को 1848 में मिलाया जाता है विलय की नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। वहीं संबलपुर को जो है 1850 में मिलाया जाता है, दो का ए हो जाएगा। वहीं उदयपुर को जो है, उदयपुर को 1852 में मिलाया जाता है, तीन का डी हो जाएगा। और वहीं नागपुर को जो है 1853 में मिलाया जाता है, चार का जो है सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आपने याद रखा कि विलय की नीति कब लागू की गई थी, 1848 से 56 के बीच में डलहौजी के शासन काल में। और जो है इस विलय की नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया जाता है, तो 1848 में सतारा को मिलाया जाता है। सतारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको मिलाया जाता है। बाद में जाकर के जो है 1854 में इस विलय की नीति के तहत जो है झांसी को भी मिला लिया जाता है। और 1856 में जाकर के जो है अवध को भी विलय की नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम डलहौजी के द्वारा किया जाता है। और इस अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। विलय की नीति जो है, विलय की नीति इस नीति पर आधारित होती है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके पुरुष नाबारिश नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी, और वो रियासत जो है वो भूभाग जो है कंपनी का हिस्सा मानी जाती थी। लेकिन अवध पर ये लागू नहीं हो पाया, अवध पर जो है ये नीति लागू नहीं हो पाई जो विलय की नीति के थी। तो अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया जाता है। तो इसलिए अलग से क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा लगभग पूछा जाता है कि अवध पर जो है विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किस आधार पर लगाया गया था, तो कुशासन का आरोप लगा करके जो है अवध को मिलाने का काम किया जाता है। तो इतना कुछ जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि अवध के अधिकरण
यहाँ अधिकरण के जगह अधिग्रहण होना चाहिए था कि अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। तो ये कथन सही है। अभी हमने पढ़ा कि अवध को विलय की नीति के तहत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या फिर विलय की नीति के तहत जो मिलाया गया, कब मिलाया गया, तो 1856 में मिलाया गया। और तर्क क्या दिया गया कि अवध जो है कुशासन यहाँ पे चल रहा है, तो कुशासन से आजाद करने के लिए अवध को जो है मिलाया जा रहा है ब्रिटिश राज्य में। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। अवध पर भले जो है 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय की नीति लागू की गई, लेकिन 1801 में ही जो है इस पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी। हमने जो पढ़ा था कि सहायक संधि कब लागू की गई थी, 1799 में, और किसके द्वारा लागू की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लागू की गई थी। तो वेलेस्ली के द्वारा जो है या फिर सहायक संधि जो है 1801 ईस्वी में ही अवध पर थोप दी गई थी। तो ये कथन भी सही है। और बाद में जाकर के 1856 में इस पर जो है विलय की नीति भी लागू की जाती है। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है कि जनता जो है अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। ये जस्ट उल्टा दिया हुआ स्टेटमेंट। जनता जो है अवध के नवाब से परेशान नहीं थी, बल्कि अवध के नवाब को जो है हटाने का काम किया गया। जब विलय की नीति लागू करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जब मिला लिया गया, तो इससे जो है जनता बहुत जो है क्रोधित हुई और उसने जो है बड़े पैमाने पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। और इतना बड़ा विरोध किया कि बाद में जो है अवध की जनता ही 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध के नवाब को जो है अपदस्थ कर दिया जाता है और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इससे जनता जो है बहुत परेशान होती है, बहुत आक्रामक रहती है और 1857 की क्रांति में वो भाग लेती है ताकि ब्रिटिश का जो है विरोध बड़े पैमाने पर किया जा सके। तो इसलिए कथन तीसरा क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर 1 और 2 हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो न्याय व्यवस्था लागू की गई, उसके तहत जो है हर जिले में 2 अदालत बनाई गई थी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई थी। एक थी फौजदारी अदालत, एक थी क्या? फौजदारी अदालत, दूसरी थी दीवानी अदालत। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन क्या है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। तो ये कथन क्या है? गलत है। दीवानी अदालतों के मुखिया भले यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे बट जो है इसमें मदद करते थे जो हिंदू और जो मौलवी थे, जो हिंदू पंडित और जो मौलवी थे, उनको जो है भारतीय कानूनों की व्याख्या करके देने का काम करते थे यूरोपीय जिला कलेक्टर को। तो इसलिए कथन 2 गलत है। कथन तीसरा क्या है कि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो कथन 3 क्या है? सत्य है। तो हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन क्या? सत्य कथन। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और 3, 20 का आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 3 कथन सत्य है। कथन 2 जो है क्या है? गलत है। और ये वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल भी रहा है, तो कब से कब तक रहा है आप ये याद रखेंगे। 1773 से 1785 के बीच में, या फिर आप 1774 से 85 कहेंगे, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से ब्रिटिश भारत के तहत जो है कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाने का काम एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। डी नंबर आंसर हो जाएगा कि एडमंड बर्क के द्वारा जो है महाभियोग चलाने का काम किया गया था। और आरोप ये लगाया गया था कि वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर शासन कार्य सही से, बंगाल का शासन कार्य सही से नहीं चलाया गया है, ये आरोप लगा करके महाभियोग जो है चलाने का काम किया गया था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि स्थायी बंदोबस्त जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो या फिर रैयतबाड़ी महालबाड़ी, जो कि एक भू सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, साथ में जो है शेयर भी करते जाएं, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।